CMC Vellore, along with Diploma in MHA from SGPGI Lucknow. He is the ex-medical director of Chalak Hospital, senior clinical associate with Medanta Hospital, and he is the overall in charge of the T.S. Mishra Hospital, and he looks after all the medical facilities in the hospital. So I would like to welcome Dr. Hanif sir. धन्यवाद मैम। आदरणीय प्रिंसिपल सर, TSM परिवार के सभी वरिष्ठ शिक्षक, आए हुए अभिभावकगण और सभी छात्र छात्राओं का TSM परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बड़ा दिन है आप लोगों के जीवन का। मैं स्लाइड शो प्रेजेंटेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रचना मैम, डॉक्टर हनीफ भास्कर मैम ने आपको पूरे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के विषय में बताया है। एक कहावत है कि उन्होंने कही है, मैं भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपनी जिंदगी कम होती है गलतियों से सीखने के लिए। तो क्यों ना हम दूसरों की गलतियों से सीखें और उन गलतियों को ना करें, तो अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से हम एक शेप दे सकते हैं, एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जितने आदरणीय वक्तागणों ने आप लोगों को संबोधित किया वो सभी मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। मेरी मेडिकल उम्र मात्र 27 वर्ष है। मेडिकल उम्र से क्या तात्पर्य है, जब सन 95 में मेरा KGMC में सिलेक्शन हुआ था तो घुसते ही हमारे एक वरिष्ठ ने पूछा था मुझसे, 1 साल वरिष्ठ, कि तुम्हारी उम्र कितनी है। उस समय मेरी उम्र 17 वर्ष कुछ महीने थी। ईश्वर की कृपा से पहले बार में, पहले प्रयास में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने उम्र बताई तो हमारे समय में रैगिंग का स्वरूप बहुत विद्रूप होता था। उन्होंने 3-4 थप्पड़ मेरे गाल पे मारे। फिर बाद में समझ में आया कि यहां पर जो हमको उम्र बतानी है, अब ऐसी रैगिंग नहीं होती, घबराइए नहीं, तो वो हमारे एडमिशन के डे से बतानी है। तो हमारे बैच का जिस दिन एडमिशन हुआ था वो हमारी मेडिकल उम्र का पहला दिन था। तो आज आप सब लोगों का जो मेडिकल उम्र है, आज आप सब नवजात शिशु हैं। जो TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ है और आज से आपकी आयु की गणना शुरू होती है। आज आपकी आयु 1 दिन है, आज आपकी आयु का पहला दिन है। और अगले 5.5 सालों में जो MBBS है, जो उसके बाद की पढ़ाई है, और उसके बाद जो MCH है, धीरे धीरे आपकी मेडिकल आयु बढ़ती है। हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों ने, आदरणीय डीन सर ने आप लोगों को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए, हॉस्पिटल के विषय में बताया, आप लोगों को मेडिकल कॉलेज के विषय में बताया। अब कुछ व्यवहारिक चीजें जो मैंने अपने 27 साल के करियर में देखी, लोगों को बहुत बनते देखा, बहुत आगे देखा और बहुत ब्रिलियंट और जीनियस लोगों का करियर स्पॉइल होते देखा, उस विषय में आपसे अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है आप लोग उनको नोट करें, अपने दिमाग में नोट करें, और अगर ऐसा कुछ होने वाला हो उसको रोकें, अच्छा होने वाला हो तो उसको प्रमोट करें। पहला निवेदन और अनुरोध तो मेरा समस्त अभिभावकों से रहेगा कि आपके बच्चे का प्रवेश मेडिकल कॉलेज में हो गया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत संघर्ष से आपने और आपके बच्चों ने इस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन यही वह उम्र होती है, 18 से 25 साल के बीच के ज्यादातर होंगे बच्चे, 17 से 25 साल के, जब कदम बैठते हैं। उसमें जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर निखिलेश सर ने बताया कि हमारे यहाँ मेंटोरशिप प्रोग्राम है। 15 बच्चों पर एक टीचर या 10 बच्चों पर एक टीचर मेंटोर होंगे, लेकिन प्रथम मेंटोर तो मां होती है और पिता होते हैं। तो एडमिशन देकर ये भूल मत जाइएगा कि आपका बच्चा TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। हमारे पास 750 बच्चे हैं। इस साल से 250 बच्चों का MBBS में एडमिशन होगा। MD MS के लोग अलग हैं। हमसे चूक हो सकती है कि कभी आपके बच्चे की प्रोग्रेस आप तक सही समय पे ना पहुंचा पाए, लेकिन आपका एक बच्चा है जो यहाँ पर पढ़ रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया लगातार मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में रहें, अपने बच्चे की जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, उसके बारे में जानते रहें। इससे पहले कि पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज आए, आप उससे पहले ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन के टच में आकर अपने बच्चे को, हम लोग तो करेंगे ही, हमारा तो दायित्व ही है, लेकिन आपका भी उसमें सक्रिय सहयोग आवश्यक है।
दूसरी चीज जो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे सभी साथियों ने बताया कि यह एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मैंने किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करी, सीएमसी वेल्लोर, एसजीपीजीआई, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में पीक इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। सबसे अच्छी सुविधाएं हम लोगों को मिली, लेकिन हमारा वक्त तकनीक का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। अब ज्यादातर मेडिकल में चीजें टेक्निक बेस्ड हो गई हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से में भाग्यशाली हैं कि जो आपको मेडिकल कॉलेज मिला है उसके जितने डिपार्टमेंट, जितनी मशीन्स हैं, वो बहुत ही हाई एंड है। क्योंकि मेरा अनुभव ज्यादातर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूं, लखनऊ के मात्र चंद हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल में ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपके यहां उपलब्ध हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा, वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन थाली अगर परसकर आपके सामने रख दी जाए जिसमें 56 तरीके के व्यंजन हों, खाना आपको है, पचाना आपको है, और आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा एसिमिलेशन, यानी हमारे बॉडी में वो तत्व लगे जाकर वो भी आपके लिए है। तो टीएस मिश्रा का जो मैनेजमेंट है और आपके जो अभिभावक हैं, उन्होंने आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। उन सुविधाओं का ऑप्टिमम प्रयोग करके अपनी जिंदगी को शेप देना, यह आपके हाथ में है। तीसरी गलती जो अधिकांश मेडिकल छात्र करते हैं कि अभी तो 1 साल है, ये किताब तो इतनी सी है, इसको पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। तो मेरे ज्यादातर बैचमेट्स हुआ करते थे जो पूरी तैयारी करके रखते थे। 25% ऐसे होते थे एग्जाम के 15 दिन पहले किताब खुलती थी, तो उस समय इंसान मदद करता है और एग्जाम की कॉपी पे जाके ऑमिट कराता है। वो उसको समझ में नहीं आता, जिंदगी भर उसके साथ नहीं चलता। तो जो रोज का रोज पढ़ाया जाए वो रोज का रोज खत्म करना है। मेडिकल साइंस का गोल्डन प्रिंसिपल है, टुमारो नेवर कम्स, दिस इज द गोल्डन प्रिंसिपल। आपको बताया गया कि 75% आपको थ्योरी के एग्जाम्स में आना है और 80% क्लासेस में 80% आपको प्रैक्टिकल में आना है। लेकिन मेडिकल साइंस हमको ऑप्शन नहीं देती। आपके पास एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझको ट्यूबरक्लोसिस है। अभी गूगल का जमाना है, लोग अपनी डायग्नोसिस खुद बनाकर आते हैं। आप ये नहीं कह सकते सर हमारा जब ट्यूबरक्लोसिस का लेक्चर हुआ था वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि 25% की हमको छूट मिली थी, आपका मैं टाइफाइड का इलाज कर देता हूं। तो हम मिनिमम की तरफ क्यों सेटल हो कि 75% हमको अटेंडेंस करनी है, 80% हमको 100% अटेंडेंस करनी है, क्योंकि मेडिकल साइंस आपको विकल्प नहीं देती। आज का तो मुझको नहीं मालूम है, सब लोग बेटर बता पाएंगे, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो कोई भी चॉइस नहीं होती थी। सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते थे, सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करने पड़ते थे, और वाइवा में भी ऐसा ही होता था। जो केस मिल जाता था प्रेजेंटेशन के लिए, वो केस हमको प्रेजेंट करना ही होता था। ये इस वजह से किया गया था क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आप बीएससी कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए फिजिक्स में, या एमए कर लीजिए हिस्ट्री में, फिर आप बैंक में क्लर्क हो जाइए। अब टीपू सुल्तान ने कौन सी लड़ाई कब लड़ी थी, या हल्दी घाटी का युद्ध कितनी बार हुआ था, ये बैंक के क्लर्क में कुछ काम नहीं देना। आपको जिंदगी भर कुछ गुणा भाग करना है, लेजर मेंटेन करने हैं, अब सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करना है। मेडिकल साइंस ऐसी चीज नहीं है। यहां आप जो पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे साथियों। तो एक भी दिन नहीं छोड़ना है। हम ये सोचे ही नहीं कि हमको 25% का माइलेज मिला है और हमको 20% का माइलेज मिला है प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। कुछ और गलतियां, युवा हैं आप लोग, उम्र है, निश्चित रूप से आपसी ये थोड़ा आपको हो सकता है मैं संसदीय बात कर रहा हूं, अनपार्लियामेंटियल बात कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत कैरियर मैंने अपने साथियों के, जूनियर्स के, सीनियर्स के स्पॉइल देखे हैं, होते देखे हैं। दे ऑल यूज्ड टू बी जीनियस। तो पारस्परिक आकर्षण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जब आप साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों में होगा, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, आपस में। बस उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि उसमें परिपक्वता बहुत आवश्यक है। वो कहीं से भी आपके कैरियर को प्रभावित ना करे।
ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। जो बॉटम लाइन है वो है आपका करियर। फिर जो हमारे समय में नहीं होती थी, अब एक नया चीज डेवलप हो गई है, वो हो गई है सो कॉल्ड सोशल मीडिया। 98 एमबीबीएस फाइनल ईयर प्रोफेसर अनूप बहाल लखनऊ में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पायनियर माने जाते हैं वो, उन्होंने हम लोगों से पूछा व्हाट इज इंटरनेट। हम लोगों ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन बताई। दिस इज अ मीडियम टू कनेक्ट पीपल, दिस इज मीडियम टू कनेक्ट ग्लोबली एंड दिस एंड दैट। जितना लोगों के समझ में आया, नाराज जल्दी हो जाते थे, बोले यू पीपल आर बंच ऑफ इडियट्स। इंटरनेट इज बेसिकली सी ऑफ नॉलेज। और अब जब मैं 24 साल पलट के देखता हूं तो उनकी बात अक्षरशः सत्य मालूम देती है कि इंटरनेट सी ऑफ नॉलेज है। लेकिन उसी से जुड़ी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और भी तमाम प्लेटफॉर्म है जो शायद मुझको नहीं मालूम। तो ये मेरा आप सब लोगों को सलाह रहेगी कि इनसे जितना दूर रहिएगा उतना बेहतर है। और एक चलन होता है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि एक टॉपिक हमको मिला, अब उन्होंने आजकल चूंकि हमारे वक्त में उतना एक्सेस संभव नहीं होता था, कोई टॉपिक मिलता था प्रेजेंटेशन के लिए तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था रात भर। अब आप गूगल पे डालिए, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपने डाला तो 25 आर्टिकल आ जाते हैं। तो बड़ा टेम्पटेशन होता है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसको भी डाउनलोड कर लें, इसको भी डाउनलोड कर लें, इसको भी कर लें। मालूम चला टॉपिक एक है, पूरी रात डाउनलोड करने में गुजर गई और जो अंदर अपलोड होना था वो नहीं हुआ। तो एक बेसिक पुस्तक अपने टीचर से बात करके हर चीज की चयनित कर लें। पहले उस पुस्तक को कवर टू कवर पढ़ें, उसके बाद ये बेसिक है, उसके बाद फिर एडिट नॉलेज हमको करनी है। एक और गलती जो हमारे वक्त से लोग करते आ रहे हैं और बाद में धीरे धीरे ये फैशन बढ़ गया, ये कोचिंग इंडस्ट्री का एक पूरा का पूरा तिलिस्म है जो फैलाया गया है। फर्स्ट ईयर में आते ही आपको चिंता करा देते हैं कि हमारा पीजी में सिलेक्शन होगा कि नहीं, एमडी में या एमएस में। यकीन मानिए एमडी एमएस के एंट्रेंस में ऐसी कोई भी चीज नहीं पूछी जाती जो आपके एमबीबीएस के सिलेबस के बाहर हो। तो जब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो एनाटॉमी पढ़िए, बायोकेमिस्ट्री पढ़िए, फिजियोलॉजी पढ़िए, एसपीएम पढ़िए और वो उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से कवर टू कवर पुराने वक्त में लोग पढ़ा करते थे। वो पूरा कर लें आप, उसके ऊपर निकल जाएं, फिर आप एक्स्ट्रा चीजें अपने टीचर्स के सहायता से, क्योंकि मेडिकल साइंस एक समुद्र है और हम लोगों को दुर्भाग्य से स्वामी विवेकानंद जी की क्षमता नहीं हासिल है। उनके विषय में कहा जाता था है कि वो जो एक बार पढ़ लेते थे वो उनको फिर याद हो जाता था, उनको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। मेरे जैसे कम दिमाग को तो 7-8 दफे पढ़ना पड़ता है तब याद रहता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो 2-3 दफे में 4 दफे में उस चीज को याद कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार चीजों को पढ़िए, एक चीज को उसको पूरा मदद करिए। जब उस पर आप एक पूरा धरातल तैयार कर लें फिर आगे की तरफ बढ़िए, पीजी की तैयारी करनी है या जो कुछ भी करना है। तो सोशल मीडिया से जितना दूर रहिएगा उतना आप लोगों के हित में है। व्हाट्सएप आज के समय में एक नेसेसरी इविल हो गया है। जैसे आप लोग बॉटनी में पढ़ के आते होंगे, ट्रांसपीरेशन कहते हैं ना इसको, नेसेसरी इविल। तो व्हाट्सएप एक नेसेसरी इविल है। बहुत सारे आपको नोटिस दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे जो आपके व्हाट्सएप फोरम पे होंगे, तो वो नेसेसरी भी है, इविल भी है। तो जितना नेसेसरी पार्ट है उसको उठा के रखिए, जितना इविल पार्ट है उसको दूर कर दीजिए। तो अगले 5.5 साल एक कठिन तपस्या के तरीके से आपको बिताने हैं। ये हमारे सभी सम्मानित सीनियर्स ने, टीचर्स ने आप लोगों को बताया। और बाकी आजकल सब लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, आप लोग ऑलरेडी काफी मैच्योर हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हॉस्पिटल के साइड में जब आपकी ट्रेनिंग आएगी 1 साल के बाद, तो आदरणीय कर्नल देशपाल सर हमारे चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं और मैं एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूं। तो वहां पर जो ट्रेनिंग से संबंधित दिक्कत होगी, निश्चित रूप से मैं 24 घंटे 7 दिन आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।